औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौजूद नाज़रीन, आज हमारे दरमियान बेल्जियम से इंतहाई मोहतरम शख्सियत जनाब सैयद शब्बीर अली ज़ैदी साहब तशरीफ़ रखते हैं। शब्बीर अली ज़ैदी साहब 1974 में बेल्जियम आ गए थे और 1974 से लेके आज तक यूरोप में फ़रोग़ ग़ज़दारी के लिए बहुत बड़ा किरदार है, बहुत काम किया। ख़ास तौर पे बेल्जियम में और मजमूई तौर पे पूरे यूरोप में। लेकिन अल्लामा साहब के इंतहाई करीबी अज़ीज़ हैं और हम अल्लामा रशीद तुराबी साहब के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें चूँकि अल्लामा साहब के हवाले से हमें जानना है, उनकी हैदराबाद, दक्कन में पैदाइश से लेके और कराची, पाकिस्तान में जो उनकी ज़द्दारी के लिए ख़िदमात हैं, फ़रोग़ ज़द्दारी के लिए, उसमें हम चाहते हैं कि हम अपनी नई नस्ल को तमाम तर चीज़ें उन तक मुंतक़िल करें कि हमारे दरमियान सदियों का एक ख़तीब भी मौजूद था और ऐसे ख़तीब सदियों में पैदा होते हैं। और हम इनकरेज कर रहे हैं अपने पढ़ने वालों को, खुतबा को, उलमा को कि आइए अल्लामा रशीद तुराबी साहब के अंदाज़ में ख़िताबत करके देखें। उनका वो पैटर्न अपनाएँ कि किस तरह सरनामा कलाम से लेके और वो हदीस और नहजुल बलागा और अशआर के सहारे से मजलिस को मुकम्मल करते थे। मसाइब 2-3 मिनट के इस अंदाज़ में पेश करते थे कि गिरिया हो जाता था। तो आइए हम पहले सैयद शब्बीर अली ज़ैदी साहब की तरफ चलते हैं और अस्सलाम जनाब शब्बीर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम भाई अब्बास नैयर साहब। शब्बीर मैं ज़ैदी साहब, आपका बहुत अच्छा लगा कि आपसे डायरेक्ट मैं और आप बात कर रहे हैं। उससे पहले हम प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था अल्लामा साहब के, उसमें आप तशरीफ़ लाए थे, लेकिन तवील वक़्त हो गया था तो आप ज़ाहिर है उसमें से रुख़ चले गए थे। रात ज़्यादा हो गई थी आपके यहाँ। तो मैं चाहूँगा कि आप अल्लामा रशीद तुराबी साहब से जो आपका ताल्लुक़ और रिश्ता था, उस हवाले से आप जो भी आपकी याददाश्तों में महफ़ूज़ है, आप बिस्मिल्लाह बयान कीजिए तुराबी साहब के बारे में। जी, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। आपने जो इंट्रो दिया मेरा, मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपकी जो मोहब्बत है अल्लामा साहब से, वो पिछले कई प्रोग्रामों के अंदर मैंने उसको देखा है। जिस खुलूस के साथ में और मोहब्बत से आपने उनके लिए प्रोग्राम किए और जिन अफ़राद को आपने शामिल गुफ्तगू रखा, उन लोगों ने भी जो है अपनी हैसियत के मुताबिक जहाँ तक वो समझ सकते थे उन्होंने गुफ्तगू की। मुझे खुशी है इस बात की। मैं अपनी गुफ्तगू करने से पहले मैं अल्लाह ताला का नाम लेता हूँ, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक। मैं सैयद शब्बीर अली ज़ैदी इब्न सैयदा आलिया सुल्तान रिज़वी मेरी वालिदा और सैयद हादी अली ज़ैदी मेरे वालिद। मेरी 1946 की हैदराबाद दक्कन में पैदाइश और 1950 में हम पाकिस्तान आ गए थे और 50 से लेकर 73 तक मैं समझिए पाकिस्तानी में रहा और फिर यहाँ आ गया यूरोप 74 में 11 नवंबर को 73 के। और वहाँ जब से जो है मैं यहाँ पर मुकीम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू के 1-2 साल बड़े स्ट्रगल के थे, मेहनत के थे। मेरा काम हो गया, मुझे इमिग्रेशन मिल गई, मेरा सब कुछ हो गया। फिर 2 साल मैंने काम किया और उसके बाद फिर मैंने अपना कारोबार शुरू किया। 35 साल मैंने अपना कारोबार किया यहाँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इस कारोबार के दौरान में मुझे बड़ा वक़्त मिला है, इसलिए कि यहाँ से अक्सर मैं लंदन ड्राइव करके जाता था, 5 घंटे की ड्राइव है। फिर वापसी या फिर पेरिस जाता था तो 3.5 घंटे की ड्राइव। तो उन औकात के अंदर मुझे अपने पिछले जो वक़्त गुज़रा है मेरा, उसको दोबारा जुगाली करने का बड़ा मौका मिला। और माशाल्लाह। उस मौके को मैंने जो है
एक टेप रखा हुआ था, मैंने उस टेप के अंदर मैं बोलता चला गया था, रिकॉर्ड करता चला गया था, और घर आकर फिर उसको भी जो है कि कागज के ऊपर नोट करता गया हूँ, और वो रखा है। फिर मैंने तकरीबन समझिए आप 25-30 साल से जो ये कागजात जमा करना शुरू किए मैंने, और उसकी एक बड़ी बेहतरीन फाइल मेरी बन गई। वो मैंने अकील भाई हयात थे, उनको भी दिखाई, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने मुझे और नाज़रीन, बहुत यहाँ पे हज़रत अल्लामा अकील तुराबी साहब का ज़िक्र कर रहे हैं, शब्बीर साहब, जो अल्लामा रशीद तुराबी साहब के फर्जंद थे। जी शब्बीर वर्जन भाई। थे। जी, बड़ा अच्छा कि आपने बता दिया बीच के अंदर। बहरहाल मैं सिर्फ अपने सिलसिले में बोलता चला गया। बहरहाल मैं गुफ्तगू यहाँ से शुरू करूँ इसलिए कि वक्त कम है, बहुत सारी बातें मुझे करने की हैं इस वक्त के अंदर। जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि मैं बयान करूं। देखिए, यहाँ तक तो मैंने अपना बयान कर दिया। हमारे दादा सैयद जोरावर हुसैन साहब हैदराबाद दक्कन के अंदर नाजिम जंगलात थे। उनका घर और जनाब अल्लामा साहब के वालिद शरफ हुसैन साहब का घर बाजू में था, हमसाया थे ये। और अल्लाह ताला ने हमारे दादा को 13 औलादे दी थी, जिसमें से 5 लड़के थे और 7 लड़कियां थी। घर के अंदर जो है हमारी यहाँ आज़ादारी होती थी, और वो खवातीन की आज़ादी ज्यादा थी, मर्दों की आज़ादारी नहीं थी। यहाँ से जो है ये जो मैंने सारे सिलसिले जमा किए हैं, इसमें हमारे चचा असद अली साहब और अल्लामा रशीद तुराबी साहब ये हम उम्र थे। बचपन से ही ये लोग साथ नामपल्ली के स्कूल के अंदर इन्होंने मैट्रिक किया, पढ़े लिखे वहीं से। फिर उस्मानिया चले गए, उस्मानिया से जो है इन्होंने बीए किया था। तो जितनी इंफॉर्मेशन है मेरे वालिदैन की तरफ से और ये मेरे चचा असद अली साहब की तरफ से मेरे पास ये मौजूद है। शरफ हुसैन साहब 8वीं जमात में जब थे, 14 साल की उम्र थी, तो उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाह। उनकी हैदराबाद से बाहर जमीनात थी, तो लोगों ने जो है शरफ हुसैन साहब से कहा कि बेटा अब जो है ना ये आप अपनी जमीनात को जाके देखिए, वरना वहां से फिर आपको मुश्किल होगी बहुत। तो शरफ हुसैन साहब हैदराबाद को छोड़कर अपनी जमीनात पर चले गए और वो वहां रहने लगे। उनको इल्म का बड़ा शौक था, वो खुद एक आलिम बनना चाहते थे, जिसका कि जिक्र उन्होंने मुश्तबा हुसैन साहब जो उनके दोस्त थे उनसे किया था। इसमें मुश्तबा हुसैन साहब का भी बड़ा दखल है जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो मुश्तबा हुसैन साहब ने उनसे कहा कि आप वहीं पर ही काम करिए, देखिए अपनी जमीनात के ऊपर। अब आलिम बनने के लिए देखिए किताबों की जरूरत होती है, किताबें के लिए सरमाया भी चाहिए होता है, वक्त भी चाहिए होता है। तो ये सब कुछ उनके पास था। तो जो कुछ भी किताबें उनके पास थी, जैसे कि बेसिक किताबें हमारी हर घर के अंदर होती है, कुरान मजीद है, नजुल बलागा है, सहीफ सज्जादिया है, और तारीख की दूसरी किताबें उन्होंने लेकर वो अपनी जमीनों पे चले गए थे, और वहां पर जो है वो मसरूफ रहे। तकरीबन 22 साल की जब उनकी उम्र हुई है, इस 8 साल के दरमियान में उनको जनाब मुस्तफा हुसैन साहब ने कहा कि अब आप शादी कर लीजिए, बेहतर है, कब तक अकेले रहेंगे, आपका सब काम सही हो गया, सेट हो गया, सब कुछ है। तो उनके लिए फिर मुस्तफा हुसैन साहब ने खानदान में और बाहर देखने तलाश करने की कोशिश की, और वहां पर फिर एक खातून से जो है उस घराने से वो भी अपनी अकलौती थी वालदा वालदैन की, उनके साथ उनकी निस्बत ठहरी और शादी हो गई। अच्छा, यहाँ एक बात और मैं बताता चलूं, इसलिए कि बहुत बड़ी अफवाह फैली हुई थी लोगों के अंदर। शुरू में बचपन में भी सुनते आए थे कि तुराबी साहब सुन्नी थे और सुन्नी से शिया हुए। ऐसा नहीं था, बल्कि उनकी वालिदा जो थी वो सुन्नी थी, सुन्नी घराने से थी, बहुत अच्छे घराने से थी। तो मुस्तफा हुसैन साहब ने इसका ख्याल नहीं किया और उन्होंने
इनकी शादी उनसे करा दी, इनके शरफ हुसैन साहब की शादी उनसे करा दी। और उसके वजह से जो है फिर वो 1-2 साल 3 साल के बाद वो खुद जो है तब्दील हो गई और उन्होंने शिया मजहब को इख्तियार किया। शरफ हुसैन साहब को अल्लाह ताला ने 5 बेटे अता किए। माशाल्लाह। अब देखिए शरफ हुसैन साहब की इल्मियत को समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे अंदाजा होगा आपको जब उन्होंने अपने बेटों के नाम रखे हैं। उन्होंने पहला नाम जो रखा वो रजा हुसैन रशीद रखा, दूसरे बेटे का नाम मजहर अली आबिद, तीसरे बेटे का नाम जाहिद अली हैदर, चौथे बेटे का नाम तकी अली सईद, पांचवें बेटे का नाम मुस्तफ़ा अली खलील। ये लोग, इनमें से जो है रजा हुसैन रशीद साहब, असद अली साहब मेरे चचा के साथ हम उम्र थे, मजहर अली आबिद साहब मेरे दूसरे चचा मेहदी अली साहब के हम उम्र थे, और जाहिद अली हैदर साहब मेरे वालिद के हम उम्र थे। तो बचपन इन लोगों ने एक साथ गुजारा, इसलिए कि बाजू का घर था, आना जाना था, कोई बहुत ही ज्यादा खराबत थी, हमारी रिश्तेदारी नहीं थी कोई भी। खराबत पड़ोसी जो है वो रिश्ते से बढ़कर होता है। जी हाँ, बस तो वो था उस सिलसिले के अंदर। अब जबकि ये अकेले थे, हमारे दादा हयात थे, दादी हयात थी, ये सारी औलाद थी, तो इस वजह से शरफ हुसैन साहब भी बड़ा ख्याल रखते थे। 1908 के अंदर रजा हुसैन रशीद साहब की विलादत होती है जी, और 1911 में तकरीबन 2.5 साल, पौने 3 साल के जब थे, मुहर्रम शुरू हुआ, तो शरफ हुसैन साहब ने इनको मीर अनीस के खतात पढ़ना याद कराए, सिखाए। अच्छा, ये शादी के बाद जो है शरफ हुसैन साहब हैदराबाद आ गए थे जोजा के साथ। वहीं हैदराबाद का इनका बड़ा घर था, रह रहे थे घर के अंदर। तो वहां उन्होंने जो है शादी के बाद अपने घर में भी अजादारी शुरू की माशाल्लाह। और अजादारी के अंदर मर्दानी अजादारी थी। दोपहर में जोहर की नमाज के बाद उनकी यहाँ अजादारी होती थी, हमारे चचा ने बताया। और वहां पर बहुत सारे उलमा इकराम को वो बुलाते थे और वो मजालिस पढ़ते थे माशाल्लाह। तो तीसरे साल के अंदर जो है ये पहली मर्तबा जब ये बड़े हुए हैं तो इनको खता पढ़ना सिखाया था और इन्होंने मिंबर पे बैठ के रजा हुसैन रशीद साहब ने खतात पढ़े थे। उसके बाद फिर उलमा ने जो है अपना जिक्र वो करते थे। इस तरीके से जो है उनका घर बड़ा था, दालान था, सहन था, तो काफी लोग आके बैठ सकते थे और बैठते थे। और ये घर की बजाली से होती थी, इमाम बारगाह के अंदर तो थी, मगर ये घर की मजलिस के अंदर मखसूस लोगों की दावत दी जाती थी, वो आते थे। और जो बड़े उलमा आते थे तो उनको सुनने के लिए लोग आते थे। 1915 में 4 साल की उम्र में शरफ हुसैन साहब ने इनको, राबी साहब को सलाम पढ़ना सिखाए, मीर अनीस के और दूसरे असादाता के। तो वो खतात फिर सलाम पढ़ते थे, उसके बाद फिर जाकिर बैठ के मजलिस पढ़ते थे। 1919 के अंदर 8 साल की उम्र में तुराबी साहब को उन्होंने मरसिया पढ़ना सिखाया। मीर अनीस के अल्लामा मरसिए रशीद तुराबी साहब की तारीख पैदाइश 1908 है। जी, तो 1919 में तो 11 साल की हुए। 11 साल जी 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 हाँ, 1919 में 8 साल। जी, अच्छा, या तो गड़बड़ हो रही है कुछ। जी हाँ, जी हाँ, कोई बात नहीं, आप सिलसिला जारी रखें। बहरहाल, हाँ, बहरहाल ये जरूर है कि 8 साल की उम्र में उन्होंने मीर अनीस के मरसिया पढ़ना शुरू किया है माशाल्लाह। और 10 साल की उम्र के अंदर फिर उन्होंने जो है खिताबत शुरू की। उनके वालिद ने उनको तकरीर करना सिखाया और वो तकरीर करने लगे। 14 साल की उम्र के अंदर, ये 1922 बनती है, 14 साल की उम्र में 1922 के अंदर उन्होंने जो है पहली मर्तबा उन्वान देकर मजलिस पढ़ना शुरू की। वाह।
और इसका जो है बड़ा जिक्र हुआ हैदराबाद दक्कन के अंदर। एक नौजवान जो पढ़ता था मजलिस से, अब वो उसने एक उन्वान दिया है इस साल मुहर्रम का, और वो उस उन्वान के ऊपर मजलिस पढ़ेंगे। तो ये शोरा हर तरफ होता गया, और इसी तरीके से ये बात मीर उस्मान अली खां निजाम ऑफ दक्कन उनके पास भी पहुंची, और उन्हें रिपोर्ट मिलती रही कि बड़ी अच्छी तकरीरें हो रही हैं और काफी मजमा आता है, लोग आते हैं वहां पर। अच्छा, ये जब तकरीरें शुरू की थी इन्होंने, तो ये अकेले मजलिस पढ़ते थे, फिर उलमा के उसके बाद नहीं पढ़ते थे। सलाम की हद तक उनके पास उलमा बाद में पढ़ते थे, मगर जब इन्होंने तकरीरें करना शुरू किए तो सिर्फ इन्हीं की तकरीर होती थी। उलमा आते थे जरूर, बैठते थे, सुनते थे, और बाद में जो है डिस्कशन होती थी कि आपने क्या पढ़ा और किस तरीके से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। ये गुफ्तगुएं होती रही हैं, सुना। मगर 14 साल वाली 1922 की तकरीर के अंदर, 9 मुहर्रम की तकरीर के अंदर, निजाम साहब खुद मजलिस के अंदर आ गए। निजाम साहब बहुत सादा से आदमी थे, वो हर तरफ आते जाते रहते थे कि शहर के अंदर क्या हो रहा है इसकी खबर रखते थे। वो खुद इंटेलिजेंस जो भी थे, मगर वो खुद भी आते थे। वो बाहर और वो घर के अंदर आ गए और मजलिस से पहले पहुंच गए थे, तो वो बैठे, उन्होंने सुनी मजलिस, मेंबर के पास बैठ के सर झुकाए सुनते रहे। और जब बाबा ने मसाइल पढ़ के खत्म किए हैं, तो उसके बाद फौरन ही सुना मीर उस्मानी साहब की आवाज बड़ी गरजदार आवाज थी उनकी। थे तो बड़े नहीं नातवा से आदमी, मगर आवाज उनकी बड़ी गरजदार थी। मसाइब खत्म करते ही तो वो भी मेंबर ही पे थे कि इन्होंने नीचे से आवाज दी कि रशीद, रुखसती का बयान दोबारा पढ़ो। अल्लाह अकबर। अब आप सोचिए कि कैसा रुखसती का बयान पढ़ा होगा जो इन्होंने निजाम साहब ने कहा, और अपनी टोपी उतार दी उन्होंने, टोपी उतार के नीचे रखी और कहा कि रुखसती का बयान दोबारा पढ़ो। तो राबी साहब ने और दूसरे जितने लोग बैठे हुए थे उस महफिल के अंदर, उन्होंने भी अपनी टोपियां उतारी हैं। ये मेरी तरफ से तहकीक है, गालिबन उस जमाने से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ है कि मसाइब के वक्त टोपी उतारने का। बहरहाल, तो उन्होंने दोबारा जो है मसाइब पढ़े, और बहुत ही रिक्कत हुई, बड़े अच्छे अंदाज के साथ उन्होंने मसाइब पढ़े दोबारा। मजलिस खत्म होने के बाद में मीर उस्मान अली खान साहब ने मुलाकात की, उनके सर पे हाथ रखा, और शरफ हुसैन साहब से मौलवी शरफ हुसैन साहब कहकर मुखातिब किया उनको कि तुमने अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत की है, और मुझे बेइंतहा खुशी है कि तुमने इनको इस तरीके से तालीम और तरबियत दे के जो है ना इतना बड़ा किया है, और इस तरीके की तकरीरें करने लगे हैं। ये निजाम साहब ने उनका 100 रुपए का वजीफा मुकर्रर किया, और ये कहा कि ये 100 रुपए में इसलिए दे रहा हूं कि इससे आप किताबें खरीदें। वाह। सिर्फ ये किताबों के लिए है कि जो भी किताब आए, इसलिए कि अब आपको इल्म की बहुत जरूरत है, इससे के बगैर किताबों के इल्म नहीं हासिल होता। तो बहरहाल निजाम जानते थे, निजाम ने उनको दिया, और उन्होंने इस तरीके से जो है वो फिर किताबें लेके जो है जमा करते रहे। वो मैंने जैसा पहले अर्ज किया कि नामपल्ली के स्कूल से इन्होंने मैट्रिक किया था। अच्छा, उस जमाने में मैट्रिक जो है 12 क्लासों का होता था जी। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी था, 60 और 62 में आगे जो है 10 क्लास के अंदर मैट्रिक का हुआ गया था जी। बहरहाल वो 12 क्लास का, ये नौजवानों को बताने के लिए मैं बयान कर रहा हूँ ताकि हमारे पुराने लोगों को भी याद आए कि हाँ वो ये था। बहरहाल उसके बाद उन्होंने इंटर किया, और इंटर के बाद फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन की उन्होंने, और इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने बीए किया। माशाल्लाह, ये बड़ी खास बात है। देखिए, घर के अंदर उनके वालिद ने उनको अरबी, फारसी, उर्दू की तरबियत बड़ी अच्छी दी। वाह। ये जो बयान किया गया लोगों ने, और अमीर हुसैन चमन ने भी अपनी किताब के अंदर, और दूसरे एक बायोग्राफी भी चली है, अभी आई थी मेरे पास भी फेसबुक के ऊपर, उनके अंदर के ये लोग जो थे ये उनके अस्तातिज़ा थे और उन्होंने सिखाया। कोई नहीं था। मैं टोटली इसको जो है वो कर रहा हूँ,
ये सारी मेहनत उनके वालिद की थी। बेशक। तो वालिद ने अरबी सिखाई, फारसी सिखाई, वो खुद जानते थे, उर्दू सिखाई, अंग्रेजी सिखाई, और उन्होंने जो है पूरी तरबियत अपनी जो थी, जो करना चाहते थे, वो उन्होंने उसके अंदर समो दी। माशाल्लाह। रशीद तुराबी साहब की तरबियत के अंदर जो है ना वो समो दी। उलमा आते जरूर थे, हमारे चचा ने कहा उलमा सब आते थे, उनको बुलाते थे ये, और हर महफिल होती थी शब जुमेरात में, और उसके अंदर डिस्कशंस होते थे, बाकायदा गुफ्तगू होती थी। तो इस तरीके से वो जो है पढ़ते चले गए, और माशाल्लाह से फिर जो है वो एमए करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एमए किया फलसफे के अंदर। माशाल्लाह। इसलिए अलीगढ़ के जमाने में जो है वहां पर कुछ और लोग थे जिससे वो मिलना नहीं चाहते थे वहां, इसलिए उधर गए नहीं अलीगढ़। और यहाँ इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में फलसफे का बड़ा अच्छा था, इसलिए उन्होंने इलाहाबाद को इंतखाब किया और इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में रहे और एमए किया उन्होंने। इलाहाबाद के अंदर ही जो है जब अल्लामा इकबाल साहब आए हैं वहां, और इससे पहले अल्लामा साहब ने जो शिकवा लिखा था, तुराबी साहब ने उस शिकवा का जवाब शिकवा लिखा है, वो आपकी भी अल्लामा नजर से इकबाल के गुजरा होगा। शिकवे के जवाब में तुराबी साहब ने जवाब शिकवा लिखा। जी, पहले उन्होंने लिखा है जवाब शिकवा। अरे वाह, ये नाज़रीन के लिए पहली मर्तबा मालूमात में इजाफा हो रहा है। जी जी हाँ, ये किसी को भी नहीं मालूम है। उन्होंने पहले जवाब शिकवा लिख के अल्लामा इकबाल को दिया है इलाहाबाद के अंदर। वाह। फिर अल्लामा जब इकबाल जब वापस आए हैं लाहौर, वहां पर फिर उन्होंने अपना जवाब शिकवा दोबारा लिखा है। वाह। मगर शिकवे का जवाब पहले तुराबी साहब ने जो है उनको इलाहाबाद में दिया था। और एक और जो अल्लामा इकबाल ने नज़म मनकबत लिखी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का जी सिर नेहा, उसी के उस पे पैरोडी में ला इलाहा के ऊपर अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने भी सलाम कहा है, वो मेरे पास है, मैं आपको भेजूंगा ला इलाहा जी। इल्लल्लाह के नाम से। अच्छा, ये मालूम नहीं है लोगों को, ये छपा भी नहीं कहीं पर भी, हमारे पास ही रहा इसमें। बहरहाल यहाँ से फारिग होकर जब अल्लामा इकबाल वापस जाने लगे तो वो कादियान में जो है गुलाम अहमद कादियान से उन्होंने वहां मुलाकात की, उससे पता करने के लिए कि क्या है, क्या सिलसिला है, क्यों कर रहे हैं, क्या है। वहां उनके लोगों ने ये बात उड़ा दी कि अल्लामा इकबाल भी जो है हमारे में शामिल हो गए हैं और ये जो है कादियानी हो गए हैं। तो बाद में जब से आगे गए तो उनको अल्लामा इकबाल को इस बात की इत्तला मिली कि इस तरीके से उनके पीछे हवा उड़ा दी है। तो उन्होंने एक शेर कहा था उसमें कि क्या पूछते हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार तो बूतराबी है। नागर बूतराबी है, बेशक। अच्छा, यहाँ से जो है तुराबी साहब ने ये बूतराबी से लेके तुराबी के लफ्ज को अपना तखल्लुस इख्तियार किया। अल्लाह अकबर, वहां से तुराबी साहब बने, वरना इनका नाम रजा हुसैन रशीद। जी, क्या ये सिर्फ ये रजा तारीख हुसैन में रशीद थे। ये बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिस्मिल्लाह। किसी को मालूम नहीं है ये बात, मैंने लिखी भी है, तारीख 12 की जो बायोग्राफी तैयार की है वो भी है, और इसकी सनद भी अकील भाई ने भी दी थी और दूसरे लोगों ने भी दी है कि ऐसा ही है। तो वो तकल्लुफ इख्तियार किया उन्होंने तुराबी का, और फिर वो जो है मजालिसें चल रही थी उनकी, वो पढ़ रहे थे। अच्छा, घर का अशरा सिर्फ वो एक ही पढ़ते थे मुहर्रम के अंदर। उस अशरे के बाद जो है दूसरी जगहों के ऊपर भी जो है उनको बुलाया गया पढ़ने के लिए। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और अर्ज कर दूं, या थोड़ा सा रह गया मुझसे बीच में। 1930 के अंदर जो है जनाब शरफ हुसैन साहब ने अल्लामा रशीद तुराबी साहब की शादी का इरादा किया उसकी, और हमारी खाला से उनकी शादी हुई। अच्छा, इसके माशाल्लाह अंदर अकबर। ये आपकी इस खरामतदारी है कि अल्लामा रशीद तुराबी साहब की अहलिया आपकी खाला थी। जी, मेरी बड़ी खाला हैं। माशाल्लाह। ये तीन बहनें थी, और इनका नाम सैयदा शाह सुल्तान रिजवी था, और इसके बीच में नादरा सुल्तान, और फिर मेरी वालदा
आलिया सुल्तान, माशाल्लाह। ये 3 बहनें थी। तो बहरहाल इनकी शादी हो गई 1930 के अंदर। 1932 के अंदर हादी भाई की विलादत होती है। अच्छा, हादी भाई का भी नाम जनाब शरफ हुसैन साहब ने रखा था सिरात अली हादी। माशाल्लाह, सिरात अली हादी जी। और 1934 के अंदर अकील भाई की विलादत हुई है और उनका भी नाम उन्होंने रखा था नेमत अली अकील। नेमत अली अकील, हम सब लोग जी। अकील तुराबी साहब के नाम से जानते हैं जी। हाँ, मशहूर वो अकील तुराबी के नाम से हुए हैं, मगर असल पूरा उनका नाम जो लिखा हुआ है पासपोर्ट पे नेमत अली अकील है। माशाल्लाह। अकील तुराबी। अच्छा, हादी भाई की विलादत के बाद 1932 के बाद में शरफ हुसैन साहब ने माह रमजान के में, अब ये बाद में बड़े गौर से सुनिएगा और लोगों को जहन नशीन करनी चाहिए, याद रखना चाहिए। उन्होंने तुराबी साहब से कहा कि ये सारा सब कुछ हो गया, तुम इस्टेब्लिश्ड हो गए, शादी हो गई, साहिब औलाद हो गए, मजलिसें भी हो रही हैं माशाल्लाह, अब जाओ इराक। अच्छा। और जाकर साहिब मिंबर से इजाजत लेकर आओ। वाह। साहिब मिंबर से इजाजत लेकर आओ, ये बात है। और वो फिर रमजान की ईद के बाद इराक आए हैं, नजफ हैदराबाद अशरफ से। मौला की बारगाह में। जी, मैंने ये हैदराबाद से मद्रास आए, मद्रास से जहाज लेकर ये बगदाद आए हैं, बगदाद से फिर ये पहुंचे हैं नजफ, नजफ से करबला, करबला से मस्जिद सहाला। वाह वाह। मस्जिद सहाला के अंदर इन्होंने 3 मंगल की शबों के अंदर जो है, जो इबादत थी, इन्हें मालूम थी क्या करना है, जो अमल है अमल करने का, वो अमल उन्होंने किया है। मुलाकात इमाम कराते इमाम ज़माना की। जी 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 जी, वो अमल उन्होंने किया है। अच्छा, अब ये वक्त काफी लग चुका था और वापस भी आना था, मुहर्रम के भी प्रोग्राम थे उनके। तो तीसरी मंगल की सुबह को नमाज के बाद जब वो निकले हैं मस्जिद सहाला से, और गली इसका मोड़ मुड़कर जब वो अपने मुसाफिर खाने के पास पहुंचे थे, तो वहां किसी से मुलाकात हुई सफेद कपड़ों में। अल्लाह अकबर। अब हमारी ये आदत है, तो बहरहाल उन्होंने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। ये बाद में उन्होंने बताया, उर्दू के अंदर गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद दक्कन से आया हूँ, जाकिर हूँ और इमाम ज़माना से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि सबसे पहले तो मुझे इजाजत चाहिए मेंबर पर बैठने की। वाह वाह वाह। मेरे वालिद ने कहा है कि इजाजत लो, तो मेंबर पे बैठने की इजाजत। हाय हाय हाय। इल्म चाहिए, हाफिजा चाहिए और रिखत चाहिए कि जब मैं मसाइब पढ़ूं तो लोग उसको समझे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, मगर तुम अपना मुतालिया जारी रखना। ये नसीहत थी कि तुम अपना एक मुतालिया जाए। उस जमाने में भी वो बहुत ही ज्यादा मुतालिया होगा, मगर कराची में जो मैंने देखा था, तकरीबन 6 घंटे उनका मुतालिया था। सुबह के 2 घंटे तो अखबारात के ऊपर पूरे जगाते थे वो, दोपहर के अंदर फिर जो है किताबें खोलते थे, और फिर रात में जो है 2 घंटे का उनका मुतालिया था। तो ये उनकी आखिर वक्त तक, जब बीमार नहीं हुए थे, ये 6 घंटे का उनका मुतालिया रहा है।
बहरहाल ये वापस आए, जाकर सो गए अपने मुसाफिर खाने के अंदर, और फिर सुबह जब उठे 10-11 बजे तो फिर ख्याल आया कि ओहो, मेरे तो मुलाकात हो गई, मेरा तो काम हो गया। ये बड़े खुश हुए, फौरन ही कर लगे, गुस्ल करके गए मस्जिद सहाला, जाकर वहां उन्होंने शुक्राने की नमाज अदा की। फिर करबला मोहल्ला आए, वहां शुक्राने की नमाज अदा की। नजफ आए, नजफ की शुक्राने में किया, नमाज अदा की। वहां से फिर ये बगदाद आए, बगदाद से फिर ये हैदराबाद वापस आ गए हैं। ये 1933 की बात थी, ये यहाँ पर खत्म होती है। मगर उस 33 के बाद जो इन्होंने तकारीरें की हैं, हमारे कालू ने भी कहा, मुस्तफा हुसैन साहब ने भी कहा, और दूसरे लोगों ने भी कहा कि उसका अंदाज बदल चुका था। इसके अंदर बहुत पुख्तगी आ गई थी उनकी तकारीर के अंदर। क्या कहने जनाब, क्या कहने। और हाफिजा ऐसा था, जो कुछ उन्होंने मीर अनीस को पढ़ा था, उस मीर अनीस के मरसिये को इसलिए वो बार बार जो है अपने मसाइब के अंदर और तकारीर के अंदर इस्तेमाल करते थे। बाप ने जो बचपन के अंदर उनको सलाम और मरसिये सिखाए थे, वह आखिर वक्त तक उनके काम आते रहे। मैं आज आपके तवज्जुह से तमाम जाकिरीन और उलमा से ये कह रहा हूं, जब तक वो मीर अनीस को नहीं पढ़ेंगे, वो कोई तकरीर उनकी जो है ना अच्छी नहीं होगी। उसका पढ़ना उनका बेइंतहा जरूरी है। मीर अनीस ने सिर्फ मसाइब नहीं बयान किए हैं, उसमें बड़े मसले बयान की हैं जो समझने के लिए बहुत हैं। एक एक अशार, एक एक खते के अंदर तारीख है पूरी की पूरी जो मीर अनीस को अता हुई है। और यहाँ पर भी मैं एक बात करता चलूं, इससे क्या फिर पता नहीं वक्त मिले ना मिले। मजहर अली आबिद साहब, इनके जो छोटे भाई थे जी, ये मीर अनीस और शेक्सपियर के ऊपर अथॉरिटी थे। अरे वाह। ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड से शेक्सपियर के ऊपर और मीर अनीस के ऊपर पीएचडी की थी। ये इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह से। जी नहीं, पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए बनना तो बहुत पहले था, मगर ये बने नहीं, ये काकुल एकेडमी के अंदर थे। काकुल एकेडमी के बाद फिर पेशावर वालों ने इनको बुला लिया, तो ये पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है रिलीजियस अफेयर और इस्लामिक स्टडीज के ये डीन ऑफ फैकल्टी थे। और इनको कई मरतबा ऑफर हुई, मगर ये कहने लगे नहीं, मेरा पढ़ाने का मसला है, मैं पढ़ाता चाहता हूँ, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जरूरत नहीं है। मगर बहरहाल खैर, उन्होंने बयान किया है मजहर अली आबिद साहब ने एक तकरीर के अंदर, जो सलमान की वालदा के घर के अंदर उन्होंने पढ़ी थी मजलिस कराची के अंदर। उन्होंने मजहर अली साहब ने बयान किया कि मीर अनीस जब शुरू में मरसिये लिख रहे थे और पढ़ रहे थे, देख रहे थे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से जो है जाफर जिन से मुलाकात हो जाए। अल्लाहु अकबर। और वो इसी कोशिश में लगे हुए थे। वो कहते हैं कि वो जब मरसिया पढ़ते थे तो कोई था एक जिन के तौर के ऊपर, वो आते थे, वो सुनते थे, तो उन्होंने इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इसकी ख्वाहिश की कि मुझे जाफर जिन से मुलाकात कराओ। उस जिन ने इनकी जाफर जिन से मुलाकात कराई है, और जाफर जिन ने जो है मीर अनीस को वो तमाम वाकयात करबला के, आशूर के बयान किए जो उन्होंने रकम किए पूरी अपनी मर्सियों के अंदर। इसलिए कि खाली किताबों से पढ़कर कोई इस तरीके के अशार नहीं लिख सकता जब तक के कोई अता ना हो। तो बहरहाल ये भी अता उनको हुई थी, और मीर अनीस ने इस तरीके से ये मरसिये लिखे। अफसोस कि वो टेप एक साहब ने किया था ये मजलिस का, अली रजा साहब उनका नाम था, हमारे वालिद के दोस्त थे। बहरहाल वो रह गई टेप,
वरना वो बड़ी यादगार टेप थी मजहर अली आबिद साहब की। उन्होंने एक ही तकरीर की थी बैठ के, वरना वो अक्सर लेक्चर ही दिया करते थे। उस लेक्चर के अंदर उन्होंने बताया था इस बात को। 1933 के बाद आने के बाद से उन्होंने जो है ये सिलसिला चल रहा था, मशहूर बहुत हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरफ इनकी बोलबाला था, जहां मजलिस पढ़ने जाते मजमा आ जाता था। और इन्होंने फिर जो है 1940 में कायदे आजम हैदराबाद दक्कन आए हैं और वहां पर अल्लामा साहब से उन्होंने मुलाकात की है और उनको जो है मुस्लिम लीग के अंदर ज्वाइन करने की ऑफर की। नवाब बहादुर यारजंग भी शामिल थे, साथ थे। नवाब बहादुर यारजंग को सदर बनाया था मुस्लिम लीग का और त्राबी साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया था। ये जनरल सेक्रेटरी और सदर के हिसाब से काम करते रहे। 2 साल के बाद 1942 के अंदर बहादुर यारजंग का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद त्राबी साहब सदर हो गए थे मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग के लिए उन्होंने बड़े काम किए, मुसलमानों को प्रवोक करने की बड़ी कोशिश की, बताया क्या हालात है, कैसे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये काम बहुत कुछ उन्होंने बड़ा ग्राउंड बनाया है हैदराबाद दक्कन में, खास तौर के ऊपर। बाहर नहीं गए वो, हैदराबाद दक्कन ही के अंदर, उनको वक्त नहीं था मजालिस की वजह से। वो सिर्फ घर हैदराबाद दक्कन में जो है मुस्लिम लीग को उन्होंने बड़ा वो किया। 1943 के अंदर जो है दोबारा कायदे आजम हैदराबाद दक्कन आए हैं और वो निजाम से मिलना चाहते थे। निजाम ने उनको स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर ठहरवा दिया, मगर उन्होंने मुलाकात नहीं की, इसलिए कि निजाम साहब की समझ में नहीं आ रहा था। वो इसके मुखालिफ थे पार्टीशन के, और उनको जो खबरें मिल रही थी उससे वो बड़े नाखुश थे। बहरहाल कायदे आजम ने बाबा से कहा कि निजाम साहब से कोई मुलाकात की सूरत नहीं बन रही है, आप इनसे मुलाकात की कोशिश कराइए। मेरे वालिद हादी अली जैदी साहब के मामू नवाब मेहदी नवाज जंग साहब निजाम के फाइनेंशियल एडवाइजर थे। ये खुद बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। अल्लामा साहब ने मेरे वालिद से कहा कि मेहदी नवाज जंग साहब से कहिए कि निजाम साहब से मुलाकात हो कायदे आजम की। तो बाबा मेरे वालिद ने मेहदी नवाज जंग साहब से बात की और फिर उनकी कायदे आजम से पहले मुलाकात कराई स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर। वहां फिर उनकी मुलाकातें हुई और कायदे आजम ने पूरा बयान किया है। और उसको सुनकर जो है मेहदी नवाज जंग साहब निजाम के पास गए हैं और निजाम साहब से कहा है कि इस तरीके से कायदे आजम से आप मिल लीजिए, अच्छा है, वो जो बयान करना चाहते हैं आप खुद उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए कि हालात क्या है, किस तरीके से। हम तो सिर्फ अखबारात से सुन रहे हैं कि अखबारात में क्या लिखा जा रहा है। बहरहाल निजाम साहब राजी हुए और अल्लामा इकबाल को उन्होंने वक्त दिया, कायदे आजम ने को वक्त दिया। कायदे आजम गए निजाम से मिलने के लिए किंग कोठी के अंदर और उनकी वहां मुलाकात हुई है। या एक और बात मुझे याद आई, वो मैंने लिखी भी है, जो हमारे वालिद ने बताई, वो उस वक्त थे वहां पर और मेहदी नवाज जंग साहब भी थे, कि कायदे आजम जब गाड़ी से उतरे थे तो उनके सिगार लगा हुआ था, मुंह में सिगार पीते थे वो, और टोपी थी वो उतार के फोर्स में निजाम साहब खड़े हुए थे इंतजार में। खैर उन्होंने कायदे आजम से मुलाकात की, फिर अंदर जाके हॉल में बैठे और वहाँ गुफ्तगू हुई और कायदे आजम ने उनको पूरी तारीख बताया कि किस तरीके से नेहरू के क्या नजरियात हैं और गांधी जी क्या कह रहे हैं और कांग्रेस क्या सोच रही है और हम मुस्लिम लीग वाले क्या करना चाहते हैं। इसलिए कि यहाँ के हालात ऐसे नहीं है कि हम जो है इनके साथ मिल के रहें। तो दो नजरिया जो है हमारा, दूसरा आज़ाद पाकिस्तान, उसके लिए ज़रूरत है। अब निज़ाम साहब बड़े उसमें थे, इसलिए कि हैदराबाद दक्कन बीच में है, पूरा मुस्लिम स्टेट था हैदराबाद। लखनऊ पूरा स्टेट मुस्लिम स्टेट है, पूरा इलाका उधर का यह है।
तो ये होगा कैसे, क्या होगा। बहरहाल खैर वो बातें होती रही उसके अंदर। जो कहना मैं ये चाह रहा था, ख्वाजा आजम ने जो है बातों में, वो सिगार तो खत्म हुआ, फिर उन्होंने दूसरा सिगार निकाला और दूसरा सिगार उन्होंने जलाया और वो पिया। अच्छा, निजाम साहब को इसलिए वो नहीं हुई कि निजाम खुद सिगरेट पीते थे, वो चार मीनार की, वो भी बड़ी कड़क सिगरेट थी सुना, तो इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। और वो जब पीने लगे दूसरा जलाकर, तो निजाम साहब ने कायद आजम से पूछा कि ये कहाँ का सिगार है आपके पास। कहने लगे ये क्यूबन सिगार है। और कहने लगे अच्छा है, मगर सिर्फ ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सिर्फ इतना जुमला उन्होंने कहा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, तो कायद आजम ने उसी वक्त सुना कि वो सिगार जो है एस्ट्रे में बुझा दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने सिगार नहीं पिया। अल्लाह अकबर। वापस जब आए हैं तो बाहर आकर फिर उन्होंने जो है, उस जमाने में वो बताते हैं, मैंने भी अपने आंखों से देखा अपने बचपन के अंदर, 555 का जो है टीन के डिब्बे में सिगरेट आती थी इंग्लैंड से, जी जी 555, जी। आपने भी देखी होगी। वो फिर वो सिगरेट पिया करते थे कायदे आजम। ये भी एक तारीखी बात है जो किताबों में नहीं आई है, इसलिए कि ये इनसे मुंसलिक थी और किसी ने बयान भी नहीं की थी। बहरहाल मैंने आज रिकॉर्ड में बयान कर दी है ताकि लोग इसको रकम कर लें उसमें। अब 1942 के अंदर जो इन्होंने तकरीर की थी नूरुल्लाह शुस्तरी साहब के मज़ार पर, जी, वो मजलिस से में भी खिताब किया था अल्लामा रशीद तरावी साहब ने। जी, आपके एक शुरका ने उसके ऊपर काफी बड़ी बात की कि हमारे वालिद ने और दादा ने और नाना ने उनको बुला के इंट्रोड्यूस कराया। ऐसा नहीं है। अल्लामा साहब 1922 के अंदर मशहूर हो चुके थे। बादशाह वक्त उनके घर में आकर उनसे मजलिस सुन रहा था और दूसरे लोगों ने भी सुनी थी। इन्होंने जाके उनको इज्जत दी है, ना कि उन लोगों ने इनको इज्जत दी है। मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। बहरहाल ये उन्होंने की तकरीर वहां पर, बड़ी मशहूर हुई तकरीर। मैंने कहा ना कि वहां से करबला से आने के बाद से इनका अंदाज ही बदल गया। बदल गया था, जाहिर तोहफा लेके आए थे ना वहां से। तोहफा मिल गई थी, इजाजत मिल गई थी। बिल्कुल मिल गई थी, चलो बेशक। मैं यहाँ एक बेशक। और जुमला कहता चलूं, आपको भी वो होगा। अभी कुछ साल पहले डॉक्टर कल्बे सादिक साहब और मिर्जा अतर साहब यहाँ आते रहे हैं मेरे पास 3 साल लगातार, और यहाँ मेरे यहाँ ठहरते रहे हैं और रातों में उनसे गुफ्तगू होती रही है। और मैंने यही उनसे पहले पूछा कि आपने ये प्रोफेशन क्यों इख्तियार किया। तो डॉक्टर कल्बे सादिक कहने लगे कि भाई हमने एमए कर लिया था अरबी के अंदर, और उसके बाद हम कुछ पढ़ाना चाहते थे कि एक दिन वालिद की तबीयत खराब हो गई। वो कहने लगे कि तुम तकरीर करोगे। हमने कहा हम कहाँ से तकरीर करेंगे। कहने लगे ये लो किताब। उन्होंने बिहारुल अनवार हमें हाथ में दे दी और कहने लगे अब इसको देखो, सामने रखो और पढ़ो। कहने लगे इस तरीके से हमने जो है मजलिस पढ़ना शुरू की थी और पढ़ते रहे हम। बाद में फिर कहने लगे हमें अपने आप को जो है मुतारिफ करा लिया, मगर पढ़ाई हमारी इस तरीके से हुई। और मिर्जा अतर भी ये कहने लगे कि हमने भी अरबी के अंदर एमए किया था और हम पढ़ा रहे थे अरबी कॉलेज के अंदर भी, फिर हम तकरीरें भी कर रहे थे और ये था। मैंने यही बात उनसे पूछी, मैंने कहा कि आपने ये साहिब मिंबर से इजाजत ली थी मिंबर पे बैठने की। कहने लगे क्या कह रहे हो। अच्छा, मुझसे कुछ बेतकल्लुफ हो गए थे दोनों हजरात माशाअल्लाह, इससे कि उनको मैंने अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री भी बताई थी और मेरे पास जो मैंने मरतब की है वो भी दिखाई थी और वो वाकिफ भी थे। वो बड़े ताजुब हुआ कि तुम क्या कह रहे हो कि ये साहिब मेंबर से इजाजत देने की। फिर मैंने उनको ये वाकया बयान किया के सुनाया कि तुराबी साहब ऐसे नहीं बने हैं, वो जाके इजाजत लेकर आए हैं साहिब मेंबर से। तो इस वजह से जो है ना उनकी इज्जत है। मैंने कहा आप लोग कबीर तो भाई, यहाँ हम एक जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, और आप पानी वगैरह पीजिए
और ब्रेक के बाद फिर हम इसको दोबारा शुरू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक नहीं, लेते हैं। मैं अब नहीं कर सकूंगा, मैं खुद एग्जॉस्ट हो गया हूँ। बहरहाल ये जुमले बोलने थे, मुझे खत्म करना था मेरे को। बस एक जो एक आखिरी मैं इसके अंदर ये बयान कर दूं, बस इसके बाद भी मैं खत्म कर रहा हूँ। फिर या कल या परसों आपके सामने नशिस्त रहेगी। इसे कि 1944 में 1942 के अंदर तो नूरुल्लाह शुस्करी साहब के मजार पे पढ़ चुके थे तकरीर, जी उससे बहुत मशहूर हुए। फिर 1944 के अंदर इमाम हुसैन का 1000 साल यादगार मनाई गई थी लखनऊ के अंदर। जी वहां पर जो है ये नक्खन साहब का और उनके वालिदैन और दूसरे गुफरान मार्क साहब के खानदान और ये सारे लोग भी थे। और उस वहां पर भी जो बाबा ने तकरीर की है कोई 2.5 घंटे की, उस तकरीर के बाद इन तमाम उलमाओं ने इनको अल्लामा का खिताब दिया। अल्लाह अकबर। ये है हिस्ट्री, ये खुद साख्ता अल्लामा नहीं है। इस वक्त जिसको देखो वो अल्लामा बना हुआ है। और अल्लामा इकबाल को भी 1930 के अंदर निजाम ऑफ दक्कन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कहा कि ये आ गए हैं, ये अभी वहां से पीएचडी कर आए हैं हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से, और अंग्रेजों ने इनको सर का खिताब दिया है, आप इनको बुलाकर अल्लामा का खिताब दो। ये भी मीर उस्मान अली खसाब की अता है। और वाइस चांसलर में नाम निकल गया। उन्होंने जो है अल्लामा इकबाल को बुला के बाकायदा 1930 के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहां अल्लामा इकबाल को अल्लामा का खिताब दिया है। वाह। उस जमाने में हमारे यहाँ अल्लामा हिल्ली थे या अल्लामा मजलिसी थे। हिंदुस्तान के अंदर कोई अल्लामा नहीं था। दूसरे तमाम जैसे सईदुल मिल्लत, फुकरान माब और नक्कन साहब, कब्बन साहब, इस तरीके के सईदुल मिल्लत ये नाम वगैरह हुआ करते थे, मगर मौलाना होते थे या मौलवी साहब होते थे। अल्लामा कोई नहीं था। अल्लामा इकबाल पहले अल्लामा है 1930 में, और 1944 के अंदर फिर ये रशीद तुराबी साहब अल्लामा बने। यहाँ पर फिर उन्होंने सिर्फ रशीद तुराबी के साथ अल्लामा रशीद तुराबी को रखा और रजा हुसैन को अलग कर दिया था। यहाँ पर मैं अपनी तकरीर को इसको खत्म कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर आपसे मैं बताऊंगा फिर ये कराची किस तरीके से आए, कराची के हालात, और फिर वहां से जो है 1973 तक जो हालात हुए हैं। मैं बहुत सारे वाकयात का चशमदीद गवाह हूँ। 56 से मेरे को पूरी अच्छी तरीके से याद है। 56 का जो जलसा था 1400 साल यादगार मुर्तजवी, हम स्टेज पे थे, हमने देखा है। मैं नसीर तहा, नसीर में हम मुझसे 1-1.5 साल बड़े थे, तहा मुझसे 1 साल छोटे। हम तीनों ने कराची के अंदर एक साथ वक्त गुजारा है। तो बहरहाल बहुत सारी बातें रह गई। जनाब सैयद शब्बीर अली ज़ैदी साहब, जिन्होंने अल्लामा रशीद, आज एक गुफ्तगू, मुकम्मल गुफ्तगू हो रही है, अल्लामा रशीद तुराबी के वालिद जनाब शरफ हुसैन साहब से शुरू हुए, बल्कि दादा से गुफ्तगू शुरू की है इन्होंने, और हम आए हैं 1944 तक। यानी अल्लामा रशीद तुराबी साहब की पैदाइश 1908, और फिर वहां सफर करते हुए हम 1944 तक पहुंचे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे शब्बीर ज़ैदी साहब ज़ाहिर है कुछ वक्त इतना गुजार चुके हैं, मैं भी और शब्बीर ज़ैदी साहब तो बहुत वक्त गुजार चुके हैं कि अब थोड़ा सा एक सहारा चाहिए कुछ वक्फे का। तो हम इनके साथ दोबारा नशिस्त रखेंगे, और फिर 1944 से लेके 1973 तक का जो एक सिलसिला है अल्लामा साहब के साथ इनके गुर्बत का गुजरा है, वो उस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। आज के एपिसोड हम इस पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह शब्बीर अली ज़ैदी साहब के साथ फिर इंशाल्लाह दोबारा नशिस्त रखकर और हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबकी समाअतों शुक्रिया का। आपका बहुत। ज़ैदी साहब सलामत शुक्रिया। रहें आप, खुदा सेहत और सलामती होता हो। खुदा आपने तो आज तारीख खोल दी, सब। और सिर्फ एक नुक्ते पे बात नहीं की है जी आपने। कायद-ए-आज़म भी आ जी गए, अल्लामा इक़बाल भी आ गए, माशाअल्लाह। मैं इंशाल्लाह जी। फिर कल या मैं परसों हम प्लान करते हैं और आपके साथ दूसरी नशिस्त रखते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। जरूर कर लीजिएगा, इसलिए कि वक्त कम है, मुझे खुद एहसास है कि इस वक्त जो है मेरा चल चलाव का टाइम है। अरे नहीं, मैं मौला अपनी आपको सेहत और जिंदगी के आखिरी सलामती, दौर में हूँ। मौला आपको मैं सेहत और 20 सलामती। 20 जमाती सानी को 76वें साल में दाखिल हो जाऊंगा। नहीं, मौला आपको सेहत और सलामती अता करे। इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू होगी आपसे, कल परसों में रखेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। हाफ़िज़ जनाब। जरूर जरूर इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। सलामत रहें।